सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे नव यथार्थवाद किसे कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसको लिख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नव यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवाद एक प्रभावशाली सिद्धांत है जिसको संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो था 1970 से लेकर 1980 के दशक में सामने आया था और ये वो टाइम पीरियड है जो शीत युद्ध का चल रहा था, जहाँ पे सभी शक्तिशाली देश अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे और वही डेफिनेशन इसमें यथार्थवाद में संबंधित होगी। जब शीत युद्ध के दौरान वैश्विक शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन और सुरक्षा दुविधा जैसी स्थितियाँ उभर कर सामने आई, वहीं पर एक राइटर थे केनेथ वॉल्स, इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कि 1971 में ये बुक लिखी गई थी। ये ज़रूर इन राइटर का नाम याद कर लेना भैया, एग्ज़ाम में आएंगे तो अगर आप राइटर के नाम लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात कही, अराजकता की अवधारणा। कहने का मतलब यह है, नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई केंद्रीय शक्ति सत्ता नहीं होती। ठीक है, जैसे कोई होता है ना पावरफुल देश, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो महाशक्तियाँ सामने आ चुकी थी, अमेरिका और यूएसएसआर। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं थी कि कौन है शक्ति केंद्र। ठीक है, जिसके कारण राष्ट्रों को स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती थी। तो जिसके कारण सारे जो राष्ट्र थे वो अपने आप को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, हथियारों में, वेपन में, इकोनॉमिकली अपने आप को बेस्ट बना रहे थे, ताकि हमारी अन्य राष्ट्रों से निर्भरता कम होती जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा निर्भरता होगी, यहाँ हो सकता है हमें उनके पक्ष में समर्थन देना पड़ जाए। अगर कोई राष्ट्र अपने आप में सक्षम होगा या कोई संगठन अपने आप में सक्षम होगा तो इस चीज़ के तनावपूर्ण चीज़ों से वो बच भी सकता है। ठीक है, ये स्थिति स्वयं सहायता प्रणाली, सेल्फ हेल्प सिस्टम को जन्म देता है। ठीक है, जो अराजकता इन सब चीज़ों से भी दूर कर देता है। राज्य एकमात्र प्रमुख अभिनेता है। इसका मतलब है नव यथार्थवाद में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तर्कसंगत अभिनेता माना जाता है। राज्य अपने हित की पूर्ति के लिए कार्य करता है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा, शक्ति और अस्तित्व। इसके लिए सभी राष्ट्र कर सकते हैं अपने लिए काम, और स्वयं कर भी रहे थे। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत भी उसी टाइम अपने आप को परमाणु संपन्न देश बना रहा था। ठीक है, भले पहला टेस्ट खराब हो गया था लेकिन दूसरी बार में अच्छा हो गया था। ठीक है, अब आता सत्ता संतुलन। नव यथार्थवाद मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति संतुलन स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाती है, क्योंकि अपने आप होगी। क्योंकि यहाँ पे जब लोग ज़्यादा ही होड़ में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, संतुलन का विषय तो उठना है, तो ये स्वाभाविक होता है। जब कोई एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो अन्य राज्य उसके खिलाफ या तो गठबंधन बना लेंगे या उसके खिलाफ संवाद इत्यादि चीज़ों, या अपने आप को भी शक्तिशाली बनाएंगे, जिससे शक्ति संतुलन की मांग उठेगी। क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो जनता है वो कहेगी भैया इतना ज़्यादा मत करो, इतने ज़्यादा वेपन, हथियार, तनावपूर्ण वातावरण मत बनाओ, जिसके कारण हमारे डेवलपमेंट या विकास इत्यादि जैसे विषयों पर खतरा मंड रहा है। ठीक है, तो संतुलन की मांग तो उठ जाती है। अब आता है सुरक्षा और दुविधा। यदि एक राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाता है तो अन्य राज्य इसे खतरे के रूप में देखते हैं। ठीक है, और वह भी सैन्य विस्तार करते हैं। इसे हथियारों की होड़ या दौड़ शुरू हो जाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव हो जाता है, और इसको शीत युद्ध भी कहा जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब जैसे कि भारत है, भारत अपने आप को परमाणु संपन्न देश बना। ठीक है, भारत का एजेंडा अलग है। भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में शामिल करें, ताकि हम अपने आप को मजबूत बना सकें। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी देश को ये बताएं कि भैया हमसे पंगा लोगे तो हम बम फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। हमने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए परमाणु संपन्न देश बने हैं। भले अन्य राष्ट्र, हमारे जो आसपास के जो क्षेत्रीय राष्ट्र हैं, वो भले कुछ भी बोले हैं, लेकिन भारत ने आज तक किसी प्रकार का अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया है। तो आप कह सकते हो डर की संभावना अच्छी बात है, क्योंकि देखो कोई एक बंदा होगा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये उसकी माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका मकसद क्या है। लेकिन हमारे देश की ऐसी रुचि नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं।
ठीक है। इससे हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, यानी दोनों चीज़ें स्टार्ट होती जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है सुरक्षा दुविधा इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि सारे राष्ट्र जो है वेपन्स बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, कहेगा वो आगे बढ़ रहा तो मैं भी बढ़ूंगा, ये सारी चीज़ें, जिससे दुविधा स्टार्ट हो सकती है कि भैया कल को लड़ाई तो ना हो जाए। अगला है राष्ट्र हितों की प्राथमिकता। ऐसे हमारे देश ने परमाणु संपन्न देश बना, तो हमने भी अपने राष्ट्र हित सबसे पहले रखे कि भैया हमें अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए ये चीज़। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र सर्वप्रथम अपनी संपूर्णता सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अब आता है इसके प्रकार। तो रक्षात्मक नव यथार्थवाद, यानी ये विचारधारा कहती है कि राज्य अधिक शक्ति नहीं चाहते, बल्कि वे केवल अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। शक्ति अत्यधिक खोज उल्टा खतरे को बढ़ा सकता है, वो बात सही है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी खतरनाक हो जाती हैं, लेकिन एक लेवल पर आकर हमें इतना तो सिक्योरिटी चाहिए कि भैया कुछ भी हो जाए, कि अगर बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी लड़ाई करे तो सोच के लड़े, ठीक है। आक्रामक नव यथार्थवाद, इस विचारधारा के अनुसार राज्य अधिकतम शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। ये जॉन मिशाइरम इस धारा के प्रमुख विचारक थे जिन्होंने ये कहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत कम करते, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत बात है, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है। आपने शीत युद्ध के दौरान देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की होड़ स्टार्ट हो रही थी, जिससे अन्य राज्यों को ये लगे कि हाँ भैया हम इसके साथ रहेंगे, ठीक है, तो हमें सुरक्षा मिलेगी, या इसके विरुद्ध चले जाएंगे तो हमारा बहुत घाटा हो सकता है। तो ये भी एक विचारधारा उस टाइम की शामिल होती है, जिसके समर्थक थे जॉन। अब इसके आलोचक, गैर राज्य तत्वों की अपेक्षा नव यथार्थवाद केवल राज्यों पर केंद्रित है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य गैर राज्य शक्तियों की भूमिका इसमें अनदेखा कर देता है, ठीक है। पहले शीत युद्ध के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सहयोग की संभावनाओं को नकारना, यह सिद्धांत मानता है कि राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने में संकोच करते हैं, जबकि व्यवहार में हम व्यापार, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखते हैं, लेकिन मदद करने में डरते हैं, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करते। अब आता है सांस्कृतिक और विचारात्मक कारकों की अपेक्षा। नव यथार्थवाद केवल संरचना और शक्ति की गणित पर आधारित है, बस पावर चाहिए भाई, जबकि ये व्यवहार और राज्य में अपनी संस्कृति, नेतृत्व, आंतरिक राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर भी निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, आलोचना है सारी की सारी। अब इसका आप डेफिनेशन, ये मीनिंग पढ़ सकते हो, अपना निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष आप आराम से पढ़ सकते हो। यथार्थवाद की अगर बात करें जाए, वो मानव के ऊपर केंद्रित करता है। नव यथार्थवाद जो है वो शक्ति के केंद्र के ऊपर बात करता है, ठीक है, एक संरचनात्मक शक्ति के केंद्र के ऊपर समर्थन देता है। आई होप आपको आज की वीडियो सही लगी होगी। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको कर पाएँ।